अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की न्यू इंडक्शन के हवाले से कि नया एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने इंडक्ट किया है और ये किस तरह पाकिस्तान को राफेल और S-400 जैसे नए इंडिया के हथियारों के ख़िलाफ़ काउंटर करने में मदद देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो ये बुनियादी तौर पर जो इंडक्शन की गई है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि FKD 900P है। ये असल में चाइना का जो CHL 98 सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनका एक कस्टमाइज्ड वर्जन है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो व्हीकल्स हैं उन पर इसे माउंट किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हाईली मोबाइल है। एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत इसे आसान है और इसे बहुत आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अल्फाज यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी ज़रा मुश्किल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में उनका आपको सिंपल सा मतलब बता सकूँ। इसकी पहली बात की जाए तो ये जैमिंग प्लेटफॉर्म्स है और ग्राउंड बेस्ड ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। मतलब कि जो दुश्मन की रेडार है, दुश्मन के जहाज़ हैं, दुश्मन का जो बाकी इक्विपमेंट है जैसे S-400 है, उनके बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उनको जैम करने के लिए ये काफ़ी अहम साबित होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि जो ग्राउंड बेस्ड ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, मतलब इससे पहले हम देखते थे कि AWACS जिसे हम हवाई रेडार या एयरबोर्न अर्ली रेडार वार्निंग सिस्टम जो है उनके ज़रिए हम दूसरे मुल्क के जहाज़ों को जैम करते थे। जैसा कि 27 फरवरी को हमने DK-20 फाल्कन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान का और साब 2000 जैसे जहाज़ों से इंडिया के Su-30s, MiG-21 और मिराज 2000 को काफ़ी तंग किया था पाकिस्तान ने। और उसी का नतीजा ये था कि पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया में 6 बॉम्ब्स गिराया था बल्कि इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था। 2 जहाज़ इंडियन एयरफोर्स ने के गिर गए थे और एक हेलीकॉप्टर भी इसी पैनिक में इंडिया ने अपना ही मार गिराया था। और वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं कंफर्म कर पाया कि वो इंडिया का हेलीकॉप्टर है, वो वजह यही थी कि पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने इनकी जो कम्युनिकेशन थी वो जैम की हुई थी। ना सिर्फ ये दुश्मन के एसेट्स को जैम कर सकते हैं बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का काम भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स। उसके अलावा तो ये इलेक्ट्रॉनिकली मल्टी डायमेंशनल रिकॉनेसेंस कर सकते हैं। मतलब कि जिस एरिया में इन्हें हाउस किया जाएगा या उसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है इलेक्ट्रॉनिकली उसे स्कैन कर सकते हैं और वहाँ का जो डाटा है वो मेन डाटाबेस जो सेंटर है पाक आर्मी का होगा या पाक एयरफोर्स का होगा, वहाँ ये सेंड करेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपना काउंटर अटैक बहुत ही कम अरसे में तैयार कर सकती है। FKD 900P की जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो 500 किलोमीटर है, जहाँ ये अपनी पावरफुल रेडिएटरी पावर को शो कर सकता है और जहाँ तक ये अपनी फुल मैक्सिमम ऑप्टिमम पावर पे काम कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी रेंज है, टोटल रेंज वो 600 किलोमीटर है, यानी 324 नॉटिकल माइल आई थिंक बनती है। यानी कि 600 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पावरफुली ये जहाँ ऑपरेट कर सकता है वो 500 किलोमीटर की रेंज है। ये UHF और VHF दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज़ में बहुत अच्छी जैमिंग की सलाहियत आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नेटवर्क एरिया डिनाइल की खासियत भी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि जिस एरिए में ये होगा उसके इर्द गिर्द का जो 500 किलोमीटर का एरिया है उसमें दुश्मन के जहाज़ या दुश्मन का कोई भी मिलिट्री एसेट जो है अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, ये अपने आप जैम कर देगा उन्हें। और UHF मतलब होता है कि कोई भी एसेट जो हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और VHF का मतलब होता है जो लो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन या अपना मवासिलाती जो निज़ाम है उसे चला रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें होती हैं एक सेकंड में वो कितने सर्कल या कितने चक्कर मुकम्मल करती हैं एक ख़ास पॉइंट के ऊपर। ये जो लोग फिज़िक्स पढ़े हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ना सिर्फ ये अपना एक इंटरनल डेटाबेस रखती है जिसके थ्रू ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के मुख्तलिफ असासे उनको जैम कर सकती है, बल्कि ये GPS और जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, ये उसके अलावा एयरबोर्न एसेट्स हैं, उनसे भी डाटा ले सकती है और उनके भेजे गए डाटा को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर सकती है। पाकिस्तान इस तरह के 45 सिस्टम्स एक्वायर करने का इरादा रखता है और इस साल इन्हें इंडक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसे गेम चेंजर कहा है। अब ये जहाज़ हमारे JF-17, F-16, J-10Cs को किस तरह मदद करेंगे और ये इंडिया के राफेल और S-400 के लिए क्यों ख़तरा है? इंडिया के पास इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है ख़ास,
और उसके अलावा इंडिया के पास एयरबोर्न अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम जो एवैक्स होते हैं उनकी तादाद भी पाकिस्तान से कम है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया हमसे बहुत पीछे है। और पाकिस्तान के जो साबिक एयर मार्शल थे, जो कि हमारे चीफ भी थे, सर सुहेल अहमद मान साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया से 10 साल आ गए हैं। और उसके 2 या 3 सालों के बाद ही 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ों को जैम करके ये साबित कर दिया था कि हम वाकई उनसे 10-12 साल आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। सबसे पहले मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करता चलूँ। जो एक हवा बनाया हुआ है ना कि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। S-400 के बारे में पूरी स्टडी मैंने की है। मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी इनके बारे में क्या राय है, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना के दूंगा। तब आपको समझ आ जाएगी ये जो S-400 का हवा है ना 400 किलोमीटर रेंज वाला, ये कुछ भी नहीं है। ये बस ऐसे ही लोगों ने एक बात बना ली 400 किलोमीटर रेंज। और दूसरी बात कि जो 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है 40N6, वो इंडिया को फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल मिला है। और मैंने अभी तक जितनी स्टडी की है, इंडिया का कोई भी अभी तक इस तरह का मुआहदा नहीं है जिसमें 40N6 इंडिया ख़रीद रहा है। जो मेरे तक मैंने चीज़ पढ़ी है वो 48N6 इंडिया मिसाइल ले रहा है, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर होती है। और इंडिया के अपने कर्नल विनायत भट्ट, जो रिटायर इंडियन आर्मी के ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि रशिया जैसे इलाकों में इसे डिप्लॉय करना आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा इंडिया ने इसे जम्मू कश्मीर के इलाकों में डिप्लॉय करना है, जो पहाड़ी इलाका है, और वहाँ रडार को प्लेस करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको ऊंची जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा इंडिया के केस में अगर इसे डिप्लॉय करना है S-400 की बैटरीज़ को, तो आपको कम से कम 30 से ज़्यादा मिनट चाहिए, ये इंडियन कर्नल ने कहा है। अब S-400 के ख़िलाफ़ अगर हम देखें, जो J-10C या JF-17 के पास जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, LD-10 है, उसकी रेंज अब 100 किलोमीटर है। अगर हम देखते हैं कि जी S-400 के पास फ़िलहाल 250 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है इंडिया के पास, तो 100 किलोमीटर रेंज में वो किस तरह JF-17 या J-10C जाके उसे हिट कर सकते हैं। सिंपल सी रीज़न ये है कि आप लोग ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड नाम की एक चीज़ होती है दुनिया में, वो इंडिया भी यूज़ करता है, पाकिस्तान भी। पाकिस्तान अपने JF-17 पर, J-10Cs पर KG-600, KG-700 और KG-800 जैसी एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काइंड ऑफ पोड्स को यूज़ करने वाला है। और इनमें से KG-600 और KG-700 तो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन ये जो पोड्स होती हैं ये अजाफी एनर्जी लेती हैं इंजन से, जिसकी वजह से जहाज़ की कारकर्दगी पर एक हद तक फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान अब न्यूली लेने जा रहा है, ये मदद किस तरह करेगा कि हम पोड्स के साथ जहाज़ों को इक्विप नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम उन्हें इजाफी फ्यूल टैंक दे देंगे, जिसकी वजह से उनकी रेंज बढ़ जाएगी। और जो ज़मीन पर ये जो FKD-900P इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा पाकिस्तान का, ये उन्हें प्रॉपर डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि इसकी रेंज 500-600 किलोमीटर है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को इतनी कवरेज प्रोवाइड करता है और S-400 के सिस्टम्स को थोड़ा सा डैमेज कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि S-400 के जो रेडार्स हैं उनको एक हद तक जैम कर देता है या थोड़ी देर के लिए उन्हें अंधा कर देता है, तो JF-17 और J-10Cs का काम बहुत आसान हो जाएगा कि वो बड़े आराम से जाके अपने एंटी रेडिएशन मिसाइल से S-400 की बैटरीज़ को या उसके जो रेडार्स हैं उनको हिट कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये राफेल के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उसका स्पेक्ट्रा सिस्टम है, उसे जैम कर सकता है, ये थोड़ी देर के लिए उसे डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब पीस ऑफ केक है कि आराम से हो जाएगा, ये काम बहुत मुश्किल है। राफेल के सिस्टम्स को, S-400 के सिस्टम्स को जैम करना बहुत मुश्किल है। सेम वाइज अगर इंडिया के लोग ये समझते हैं कि वो J-10Cs के या JF-17 ब्लॉक 3 के या F-16 के सिस्टम्स को इस तरह ब्लॉक कर देंगे, ये जैम कर देंगे, तो वो भी काम बहुत मुश्किल है। इस सब चीज़ में आपकी प्रोफेशनलिज्म वो चाहिए होती है, और उसका आप मुजाहरा 27 फरवरी को देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के जितने भी उस वक्त जहाज़ थे उनको जैम कर दिया था। अभिनंदन LOC क्रॉस कराया था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो LOC क्रॉस कर चुका है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को पूरी दुनिया मानती है, और वैसे भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इजराइल के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट पायलट्स में गिना जाता है। इसकी जो डाटा शेयरिंग कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से हवा में उड़ते हुए हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनसे डाटा एक्सचेंज कर सकता है, मतलब उनसे मालूमात ले सकता है और उनको मालूमात दे भी सकता है, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है, जिसकी बिना पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अपना अटैक प्लान कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर कोई मिसाइल अटैक होता है या पाकिस्तान कोई मिसाइल फायर करता है, जैसे बाबर क्रूज़ मिसाइल का एक न्यू वर्जन टेस्ट किया गया था जिसकी रेंज 450 किलोमीटर थी, उसको कहा जा रहा था कि ये इंडिया के S-400
के मुकाबले में इसे फायर किया गया है। अगर फ़र्ज़ करें उसे ही फायर किया जाता है और आपको पता है कि S-400 के पास चांसेस हैं, अव्वल मिज़ाइल को डिटेक्ट करना, ये मिज़ाइल को मार गिराना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आपको मैं मिसाल दूँ तो इंडिया का ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरा, ठीक है। उसके अलावा ईरान ने अपने फतेह 110 मिज़ाइल जब रिसेंटली इसी साल वस्ती एशिया में गिराए हैं तो वहाँ अमेरिका के पैट्रियोट सिस्टम की बैटरीज मौजूद थी और वो उन मिज़ाइल्स को रोक नहीं पाई। हालांकि वो सादा बैलिस्टिक मिज़ाइल्स थे, वो तो ब्रह्मोस से कई गुना इन्फीरियर मिज़ाइल्स थे ईरान के। उसके अलावा अब जो यूक्रेन है उसने अपने टोचका मिज़ाइल्स कई दफ़ा फायर किए हैं रशिया पर, और रशिया के भी S-400 की बैटरीज वहाँ हैं, वो नहीं उसे रोक सकी। तो मिज़ाइल चाहे जो कोई भी हो, उसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के मिज़ाइल को पाकिस्तान ही रोक पाएगा। अगर पाकिस्तान भी अपना मिज़ाइल फायर करेगा तो इंडिया नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम मिज़ाइल्स को रोकने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही वसी चीज़ है और एयर डिफेंस सिस्टम्स का काम, बेसिक काम होता है दुश्मन के जहाज़ों को रोकना और अपनी एयरफोर्स पर जो प्रेशर और बर्डन होता है ना, उसको ज़रा कम करना, ताकि एयरफोर्स आपकी जाके दुश्मन की पोजीशन पर अटैक कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ज़हन में ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम दोबारा आते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ। ये पाकिस्तान की तरफ से एक मुनफरद किस्म का आप इकदाम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई भी इकदाम इससे पहले कोई सामने नहीं आया था इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस की फील्ड में। लेकिन पाकिस्तान आप रिसेंटली जानते हैं कि एक पूरा साइबर सिक्योरिटी का नेटवर्क अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है बिल्ड कर रही है। ना सिर्फ वो, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान अब एडवांस कर रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काफ़ी चीज़ों को अब अपने मुल्क में बनाया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल है ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि JF-17B का कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन पाकिस्तान मुस्तकबिल में ला सकता है। तो इंशाल्लाह उस पर मैं आपको वीडियो बना के पूरी डिटेल से बताऊँगा क्या ऐसा मुमकिन है भी या नहीं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में खुला ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। तो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।